हे जंकीज, 2022 की हमारी इस पहली वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आवाज में आपको थोड़ी बहुत दिक्कत लग रही होगी तो वो तबीयत हमारी थोड़ी सी डाउन चल रही है, लेकिन कंटेंट में आपको किसी भी तरह की कमी देखने को नहीं मिलेगी। साल 2022 आ चुका है। हम सबको पता है कि जैसे ही हमारा साल एंड होता है उस टाइम पे हमारे आईफोन्स रिलीज होते हैं और हम सबको पता है कि आईफोन्स के रिलीज होने के बाद दूसरी जो इस दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी है स्मार्टफोन के मामले में, जिसका लोग इंतजार करते हैं, वो है सैमसंग। और जनवरी या फरवरी के अंदर हमको एस सीरीज का लॉन्च देखने को मिलता है। अब जब ये स्मार्टफोन रिलीज हो जाएगा तो उसके तुरंत बाद ये सीरीज के स्पेशली S22 अल्ट्रा जो होगा वो इस साल के वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन कैटेगरी का एक प्रबल दावेदार बन जाएगा। और जहां तक रूमर्स आ रहे हैं S22 सीरीज जो S Pen के साथ आने वाला है, मेरे लिए ये बहुत ज्यादा एक्साइटिंग है क्योंकि मैं नोट की जो प्रैक्टिकलिटी थी उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस था। लेकिन 90% लोग इसी बात पर फोकस कर रहे हैं S22 सीरीज पर। लेकिन यहाँ पर एक और फोन है जो इस साल का वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन निकलकर सामने आ सकता है, या मैं कहूँ आ सकता था। S21 फैन एडिशन, या फिर फ्यूचर में मे बी आ सकता है, अभी भी चांसेस हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, आज की वीडियो में मैं इन्हीं सारी चीजों के ऊपर बात करने वाला हूँ। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। साल 2016 की अगर हम बात करें तो OnePlus 3T जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर था उस टाइम पे, उसकी कुछ प्राइस थी 28-30 हजार रुपए के आसपास, जिसके अंदर आपको फ्लैगशिप प्रोसेसर देखने को मिलता था। Samsung S7 Edge, आपको उसके अंदर फ्लैगशिप हार्डवेयर देखने को मिलते थे। इवन वो कुछ फर्स्ट स्मार्टफोन्स में से एक था जिसमें आपको कर्व डिस्प्ले देखने को मिलती थी। उसका प्राइस था करीब 55 हजार के आसपास। गूगल का Pixel XL जो कि काफी ज्यादा फेमस था अपने टाइम पर, उसका प्राइस करीब 55 से 60 हजार रुपए के आसपास। तो इन जनरल आज से 5-6 साल पहले जो हमारे स्मार्टफोन के मैक्सिमम प्राइसेस हुआ करते थे वो करीब जाते थे मैक्स टू मैक्स 60 हजार 65 हजार के आसपास, उससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं। लेकिन आज की अगर मैं बात करूं, फ्लैगशिप ट्रू फ्लैगशिप फोन्स जो है उनकी स्टार्टिंग ही 70-75-80,000 रुपए से होती है और वो जाते हैं आपके 1-1.5 लाख रुपए तक। अगर मैं स्पेशली सैमसंग की बात करूं तो इसमें आपको 10 से 20 हजार की रेंज में M सीरीज देखने को मिलती है। इसमें F सीरीज के भी कुछ फोन्स आ जाते हैं। 20 से 30 हजार के अंदर आपको F, M और A सीरीज की भी स्टार्टिंग हो ही जाती है। इसके बाद 30 से 40 के अंदर आपको मेजॉरिटी A सीरीज के फोन देखने को मिलते हैं और 40 से 45-50 के अंदर आपको जो A सीरीज के बिल्कुल प्रीमियम फोन्स हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। और उसके बाद डायरेक्टली वो लोग जंप करते हैं अपने फ्लैगशिप सीरीज पे जो कि 70,000-80,000 से शुरू होता है। तो यहाँ पर सैमसंग के पास 50,000 से लेकर 70,000 के बीच का एक प्राइस गैप था। इस गैप को फिल करने के लिए वो क्या कर सकते थे, उनके पास पहले 2 ऑप्शन थे। या तो वो A सीरीज में कुछ और इम्प्रूवमेंट करके उनकी प्राइस को बढ़ा दें, लेकिन जैसा कि लोगों के दिमाग के अंदर बैठ चुका है A सीरीज आपको 40-45 हजार के अंदर ही देखने को मिल जाएगा, तो ये भी ऑप्शन उनका चला जाता है। दूसरा, वो लोग अपने फ्लैगशिप सीरीज की प्राइसेस को और ज्यादा कम कर दे, लेकिन ये ब्रांड वैल्यू को कम कर देगा। अगर सैमसंग अपने फ्लैगशिप की ही प्राइस इतनी कम रख दे तो लोग कहीं ना कहीं सोचने लग जाएंगे कि यार सैमसंग एक सस्ता फोन देता है, जैसी लोगों की मेंटेलिटी है सस्ता मतलब बेकार। तो यहाँ पर वो लोग ये भी नहीं कर सकते थे। इसी की वजह से उनके दिमाग में निकल कर आता है ये फैन एडिशन का कॉन्सेप्ट। पॉइंट नंबर 1, मार्केट गैप। सैमसंग ने इस मार्केट गैप को सबसे पहले आइडेंटिफाई करा जनवरी 2020 के अंदर और उसके चलते वो लोग लेकर आए S10 Lite और Note 10 Lite। अब यहाँ पर Note 10 Lite जो था वो कंप्लीटली फेल हो गया, लेकिन यहाँ पर S10 जो था वो काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ। रीजन 2 थे। पहला, S10 जो नेमिंग साइकोलॉजी थी, जो आपका फ्लैगशिप है उसी के तरह कुछ नाम जच रहा है, तो यहाँ पर ये भी एक फ्लैगशिप जैसा ही कुछ होना चाहिए, ये लोगों की एक्सपेक्टेशन बन गई। नंबर 2, यहाँ पर ये पहला फोन था जिसके अंदर आपका Exynos चिपसेट का यूज करा गया था और सैमसंग और Exynos दोनों जब मिलते हैं तो काफी किलर कॉम्बिनेशन बनता है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये थी कि सैमसंग ने S10 Lite में जो कैमरा सेंसर यूज करा था वो काफी ज्यादा डाउनग्रेडेड था इन कंपैरिजन टू S10। अब यहाँ पर जो लोग थोड़े टेकी हैं उनको अगर स्पेक्स याद हैं तो S10 Lite के अंदर आपको 48 मेगापिक्सल का सेंसर देखने को मिलता था, जबकि S10 के अंदर आपको 12 मेगापिक्सल का। तो आप कहोगे कि ये कैसी मैं बात कर रहा हूँ कि S10 Lite के अंदर कैमरा डाउनग्रेडेड है। अगर आप ये सोच रहे हो तो भाई आपने अभी तक टेक वीडियोस जो देखी हैं मेरे हिसाब से ध्यान से तो नहीं देखी हैं। मेगापिक्सल इज नेवर इक्वल टू द क्वालिटी ऑफ इमेज। और अक्टूबर 2020 में आया S20 फैन एडिशन एट अ प्राइस ऑफ 45,000 और ये जो एग्रेसिव प्राइसिंग थी
इसने पूरे मार्केट को हिला कर रख दिया। इस प्राइसिंग के साथ साथ उन्होंने जो सबसे अच्छी बात करी वो ये थी कि जो उनका हार्डवेयर S20 के अंदर लगा था वो 90% हार्डवेयर उन्होंने यहाँ पर इस्तेमाल करा। जैसे कैमरा सेंसर, जो मेन कैमरा सेंसर था उसको डायरेक्टली यहाँ पर यूज करा गया। और कंपनी ने भी अपने इवेंट में साफ साफ बताया था कि इस फोन को बनाने का उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, गिविंग अ बेस्ट डिवाइस एट अ बेस्ट प्राइस। और शायद उन्होंने ऐसा किया भी। पॉइंट नंबर 2, फोकस ऑन प्रैक्टिकलिटी। यहाँ पर यूजर्स को वो दिया गया है जो उन्हें एक्चुअल में चाहिए, जिसका वो एक्चुअल लाइफ में यूज करेंगे, ना कि वो फीचर्स जो आपको प्रीमियम के तौर पर सिर्फ पैसे बढ़ाने के लिए दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपका डायनेमिक एमोलेड की जगह सुपर एमोलेड दिया जाता है। यहाँ पर आपको पीक ब्राइटनेस जो है वो 1200 निट्स की न देकर 800 निट्स की दी जाती है, 900 निट्स की दी जाती है। ऑब्वियसली रेगुलर लाइफ में 800-900 तक ही पहुंचती है डिस्प्ले। ये जो 1200 निट्स होती है ये पहुंचती है जब आप HDR कंटेंट देख रहे होते हो, और मुझे नहीं लगता कि आप HDR कंटेंट को बहुत ज्यादा देखते होगे। इसी के साथ साथ 8K रिकॉर्डिंग की हमें जरूरत नहीं है। सैमसंग डेक्स फीचर काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन यहाँ पर उसको हटा दिया गया। ठीक है, कोई बात नहीं। अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर की जगह आपको ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर दिया जाता है। तो इन जनरल कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर सिर्फ प्रैक्टिकलिटी के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाता है इन कंपैरिजन टू प्रीमियम फीचर्स, ताकि आपको एक फ्लैगशिप एक्सपीरियंस भी मिल सके और आपका इतना ज्यादा कोई पैसा भी न जाए। पॉइंट नंबर 3, टारगेटिंग द यंग जनरेशंस। अब अगर मैं यंग जनरेशंस की बात करूं तो उनकी रिक्वायरमेंट क्या होती है? ऐसे फीचर्स जिनको शो ऑफ किया जा सके, जो आपको एक कूल क्वेश्चन दे सके, एक कूल फैक्टर आपके अंदर पैदा कर सके। नंबर 2, वो अफोर्डेबल होने चाहिए। इन दोनों ही चीजों को यहाँ पर अच्छे से कंबाइन करा गया है। सैमसंग हम सबको पता है एंड्रॉइड के फील्ड में सबसे अच्छा कैमरा परफॉर्मेंस आपको देता है। उसके बाद सैमसंग की खुद की ब्रांडिंग, जो कि ऑब्वियसली फोन को अपने आप में एक प्रीमियम बना देती है। इसके बाद जो यंगस्टर्स है वो ज्यादातर ऑनलाइन कंटेंट ज्यादा प्रेफर करते हैं, तो डिस्प्ले हम सबको पता है सैमसंग की एब्सोल्यूट बेस्ट होती है। आपके स्टीरियो स्पीकर्स, कहीं घूमने जा रहे हो उसके लिए IP68 की रेटिंग, वायरलेस चार्जिंग, ये सारे कूल फीचर्स आपको यहाँ पर दिए जाते हैं। जबकि इन्हें कम करके और भी प्राइस को कम किया जा सकता था, लेकिन यहाँ पर यंग जनरेशन का स्पेशली ख्याल रखा गया है। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी S20 फैन एडिशन अभी भी 2 चीजों में मार खा रहा था। पूरी दुनिया 5G चिल्ला रही थी। नंबर 2, इसका जो परफॉर्मेंस था वो इतना अच्छा नहीं था, क्योंकि इसके अंदर एक्सिनोस का चिप था। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए सैमसंग ने लॉन्च कर दिया S20 फैन एडिशन 5G वेरिएंट, और यहाँ पर गेम पूरी तरीके से चेंज हो गया। जो ये छोटी छोटी कमियां थी परफॉर्मेंस की और 5G की, इन दोनों को ही यहाँ पर एक साथ खत्म कर दिया गया। Exynos 990 की जगह स्नैपड्रैगन 865, मतलब सैमसंग और क्वालकॉम का किलर कॉम्बिनेशन, प्लस One UI 3 जो इतना तगड़ा, इतना स्टेबल UI है। अभी भी इसमें काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट है जो कि One UI 4 में सॉल्व कर दी गई है, लेकिन फिर भी One UI 3 अमंग ऑल द एंड्रॉइड्स मेरा फेवरेट है। पॉइंट नंबर 4, बेटर देन अ फ्लैगशिप फोन। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो फैन एडिशन है ये ऑलमोस्ट 1 साल के बाद रिलीज होता है। अक्टूबर 2020 में ये रिलीज हुआ था। 2021 में आया S21। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर S21 में आपको देखने को मिलता है Exynos 2100, जो कि थर्मल थ्रॉटलिंग ज्यादा करता है, मतलब टेम्परेचर को इतने अच्छे से हैंडल नहीं कर पाता। इसमें आपको गोरिल्ला ग्लास विक्टस देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको गोरिल्ला ग्लास 5 देखने को मिलता है। नॉट अ बिग डील। यहाँ आपको 4000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, जो कि 500 mAh कम है S20 FE के मुकाबले। हाँ, यहाँ पर आपको डिस्प्ले थोड़ी सी इंप्रूव मिल सकती है, कैमरा डेफिनेटली इंप्रूव मिलेगा, लेकिन अगर आप प्राइस के हिसाब से देखो तो मुझे नहीं लगता कोई भी इतनी सी चीज के लिए 20 से 25 हजार रुपए एक्स्ट्रा देने को तैयार होगा। तो यही सारी चीजें फैन एडिशन को एक्साइटिंग बनाती हैं। अब इन फालतू के फीचर्स को हटाने के बाद प्राइसेस कम तो हो जाती हैं, ये एक फैक्टर है। एक और फैक्टर है जो सैमसंग को इस फैन एडिशन की प्राइस को कम रखने में मदद करता है, जहां पर एक है इसका R&D। तो यहाँ पर डिजाइन जो है वो ऑलमोस्ट बिल्कुल सेम होती है, सिर्फ मटेरियल्स को रिप्लेस करा जाता है। तो यहाँ पर जो उनका R&D था डिजाइन के अंदर, वो पूरा का पूरा पैसा बच गया। नंबर 2, जो इसके अंदर हार्डवेयर है वो 1 साल पुराना होता है। जो S20 में हार्डवेयर यूज हुआ था उसी को S20 FE के अंदर यूज करा जा रहा है 1 साल बाद। अब अगर आप हमारी वीडियोस देखते हो तो आपको पता ही होगा, जब भी कोई नई चीज आती है, कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, तो उसके प्राइसेस ज्यादा रहते हैं। क्यों? क्योंकि कंपनी ने अभी अभी काम करके उसको बनाया है और
अभी के मार्केट के लिए वो काफी एक एडवांस चीज है। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ये टेक्नोलॉजी थोड़ी सी पुरानी होगी, उसकी प्राइस ऑटोमेटिकली कम होती जाएगी। इसीलिए R&D में जो पैसा बचा वो और जो आपका हार्डवेयर के अंदर पैसा कम लगा, ये दोनों फैक्टर मिलके इस प्राइस को और भी ज्यादा कम कर देते हैं। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, S21 फैन एडिशन। अब जितनी भी बातें हमने करी उन सारे पॉइंट्स को सैमसंग ने इस बार ध्यान में शायद नहीं रखा है। अब यहाँ पर सैमसंग को भी ब्लेम नहीं किया जा सकता, क्योंकि सबसे बड़ी जो अभी प्रॉब्लम चल रही है वो है चिप शॉर्टेज की। वो शायद इसको उसी प्राइस पर लॉन्च कर सकते थे। इवन इसका जो लॉन्च है वो अब से 2-3 महीने पहले होना था, लेकिन ये डिले हुआ चिप शॉर्टेज की वजह से। और जो प्राइस इसकी रखी गई है वो भी शायद चिप शॉर्टेज की वजह से ही इतनी महंगी रखी गई है। शायद आज भी स्नैपड्रैगन जो 888 है वो या फिर एक्सिनोस 2100 जो है, जो इंडिया में आने के पॉसिबिलिटीज ज्यादा हैं, वो अभी भी इतना सस्ता नहीं हुआ जितना हो सकता था अगर ये शॉर्टेज नहीं होती तो। बाकी जितने भी रैम मॉड्यूल्स है या जितने भी अलग अलग कंपोनेंट्स है फोन के अंदर लगने वाले, वो सब इतने सस्ते नहीं हुए जितने होने चाहिए थे। इस वजह से भी शायद इस प्राइस को इतना ज्यादा रखा गया है। बाकी स्पेक्स आपको बहुत सारी अलग अलग वीडियोस में देखने को मिल ही जाएंगी। आप स्पेक्स के लिए हमारे चैनल पे थोड़ी आते हो। हाँ, अच्छी बात यह है कि इसमें आपको 3 साल के मेजर अपडेट्स देखने को मिलेंगे। ये आएगा एंड्रॉइड 12 पर, 13, 14 और 15 आपको देखने को मिलेगा। और इसमें 4 साल तक आपको सिक्योरिटी अपडेट्स देखने को मिलेंगे, जो कि काफी अच्छी बात है। अब आपको याद है मैंने कहा था कि सैमसंग का ये फोन बहुत ही ज्यादा तगड़ा कर सकता था या फिर कर सकता है अगर सैमसंग इसकी प्राइस को कम कर दे। और डेफिनेटली फ्यूचर में ये चीज कर पाना पॉसिबल है। इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाएगी अगर ये चिप शॉर्टेज की झंझट खत्म हो जाती है तो। अब सैमसंग यहाँ पर ऐसा क्यों करना चाहेगा, क्यों वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव होना चाहेगा? उसका सबसे बड़ा रीजन है OnePlus का डाउनफॉल। OnePlus 9 सीरीज का कंप्लीट फेलियर, 9 Pro की ओवरहीटिंग, 9 का उतना अच्छा हेजल ब्लेड के साथ जो भी वो हुआ था, बहुत ज्यादा मार्केटिंग कर दी उन्होंने, ओवर हाइप कर दिया फोन को, जो एक्चुअल में लोगों को उतना सेटिस्फाई नहीं कर पाया। OnePlus Nord CE जो आया, उसने जिस प्राइस पे वो आ रहा था उसके हिसाब से बिल्कुल भी वैल्यू फॉर मनी नहीं था। Nord 2 जो आया बहुत अच्छा फोन था, अपनी प्राइस को पूरी तरीके से जस्टिफाई कर रहा था, लेकिन उसके साथ जो ब्लास्ट वगैरह हुए वो बिल्कुल अलग। कंपनी के को फाउंडर उनसे अलग हो गए, ओप्पो और OnePlus का मर्जर हो गया। ये सारी चीजें OnePlus को बहुत ज्यादा नीचे लेके चली गई इस 2021 के अंदर। और ये जो प्राइस गैप है, जहां पर OnePlus काफी ज्यादा बिका करता था, वहां पर S20 फैन एडिशन ने अपना बहुत ज्यादा मार्केट बनाया है। और वहीं पर उसी टारगेट ऑडियंस को दोबारा से टारगेट किया जा सकता था S21 फैन एडिशन के साथ। लेकिन जैसा कि इंटरनेशनल प्राइसिंग हमें देखने को मिल रही है, ये इंडिया में भी करीब 55,000 से ऊपर 55-60,000 के आसपास ही देखने को मिलेगा, जो कि ऑब्वियसली एक फ्लैगशिप लेवल पर पहुंच जाता है। अभी तक जो भी हमने रिव्यूज वगैरह देखे हैं वहां पर ये साफ साफ पता चल रहा है कि इसके अंदर बहुत सारी चीजों को डाउनग्रेड करा गया है, जो कि ये बताती हैं कि ये ऑब्वियसली फ्लैगशिप तो नहीं ही है। और अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं डेफिनेटली आपको सलाह नहीं दूंगा कि आप इसके लिए जाओ। अगर ये 60,000 का आता है तो आप 10,000 रुपए और लगाओ, S22 लो, S22 प्लस जो आएगा वो लो। भाई बहुत कमाल का डिजाइन होने वाला है जो रेंडर्स निकल कर आ रहे हैं। दूसरा, आपको सिर्फ 10,000 रुपए एक्स्ट्रा देकर आपको बैटरी, प्रोसेसर, कैमरा सब कुछ आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। दूसरी बात ये भी है, मैं आपको रिकमेंड कर भी देता, क्यों? अगर यहाँ पर 888 आता तो। लेकिन अगर आप सैमसंग की वेबसाइट पर जाओगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि इसमें हमारा बनाया हुआ सबसे बेस्ट प्रोसेसर आने वाला है, तो ऑब्वियसली इसमें आपको एक्सिनोस 2100 ही देखने को मिलेगा। 90% तो श्योरिटी यही है। बाकी आपका क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट करके जरूर बताना, आप कितना एक्साइटेड हो इसके लिए। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम ऐसे ही ज्ञान बांटते रहते हैं। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।